अभी हमने पढ़ा श्वसन के बारे में। अब देखिए श्वसन जो होता है ना वो दो चरणों में पूर्ण होता है। कौन कौन सा है? एक चरण वो होता है जहां पे जिसको हम बोलते हैं सांस लेना यानी ब्रीदिंग, और एक चरण वो होता है कोशिकीय श्वसन यानी सेलुलर रिस्पायरेशन। ये दोनों है क्या? देखिए सांस लेना यानी बाहरी प्रक्रिया है, कोशिकीय श्वसन यानी आंतरिक प्रक्रिया है। ठीक। दूसरी चीज कि सांस लेने की प्रक्रिया में क्या होता है कि यहां पर हम ऑक्सीजन को वातावरण से लेते हैं, ठीक है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देते हैं? बाहर निकाल देते हैं। ये एक प्रोसेस है, बाहरी है ये। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जब ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाता है तो एटीपी के रूप में हमको ऊर्जा प्राप्त होता है, वो कोशिकीय श्वसन है यानी आंतरिक प्रक्रिया है ये। अब देखिए यहाँ पे कि ये जो होता है दो तरीके का होता है। ठीक। ये कितने प्रकार का होता है? ये दो तरीके का होता है। एक बोलते हैं हम निःश्वसन, और एक को बोलते हैं हम निःश्वसन, यानी इसको हम बोलते हैं इंस्पायरेशन और इसको बोलते हैं हम एक्सपायरेशन। ठीक। यानी ये शब्द से ही समझ में आ रहा है। इंस्पायरेशन यानी ऑक्सीजन को लेना और एक्सपायरेशन यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? सांस लेना। और ये एक बाहरी प्रक्रिया है। अब देखिए बाहरी प्रक्रिया का मतलब क्या कि यहाँ पे हमारे ये कहां से पूर्ण होता है? देखिए पहले, यानी ये हमारे नाक से लेके और ये हमारे फेफड़े तक क्या होता है? ये जाएगा। फेफड़े में हमारे कहां तक? फेफड़े में जो होता है कि एक होता है वायु कोष्ठ यानी एल्वोलाई बोलते हैं जिसको हम, जहां पे ऑक्सीजन जाके क्या होता है? भरता है। ठीक है। तो नाक से फेफड़े तक या ये कहा जाए वायु कोष्ठ तक ऑक्सीजन के जाने की जो प्रक्रिया है ये सांस लेना है। ठीक। दूसरी चीज कि यहाँ पे एक बात तो समझिए कि नाक जो होती है ना, कि नाक के अंदर आप कभी देखिए कि नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं। उन बाल का काम क्या है कि जब हम ऑक्सीजन को या ये कहे कि गैसों को जब हम वातावरण से एब्जॉर्ब करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो उसमें कोई धूल के कण भी होते हैं। उन धूल के कण को रोकने का काम किसका होता है? हमारे जो नाक में जो बाल पाए जाते हैं वो उसको रोक देते हैं। ठीक। यानी ये कहा जाए कि उस गैस को छान देते हैं ये। दूसरी चीज कि आप देखिए नाक के ऊपर एक भाग होता है जिसको हम बोलते हैं नेजल चेंबर, ठीक है, या नासा गुहा बोलते हैं। ये हिस्सा होता है हमारा। आप उसमें कभी देखेंगे कि वो चिपचिपा होता है, हल्का वो म्यूकस होता है वहां पे, श्लेष्म। उसका काम क्या होता है कि जब आप वातावरण से गैस को लेते हैं तो गैस के साथ जो धूल कण या कुछ बैक्टीरिया ये जो भी चीजें होती हैं, ये जो बाल के द्वारा नहीं रुकती, वो श्लेष्म के द्वारा क्या कर दी जाती हैं? रोक दी जाती हैं। और फिर वहां से ऑक्सीजन जो होता है वो हमारे कहां पहुंच जाता है? ट्रैकिया में या श्वास नली में। ठीक। अब देखिए यहाँ पे कि जब वो श्वास नली में पहुंचेगा तो यानी ऑक्सीजन कहां कहां से होगा, कैसे जाएगा? नाक से शुरू होगा, फिर कहा जाएगा हमारे नासा गुहा में, फिर नासा गुहा से होता हुआ जो होता है ये हमारे कहां पहुंच जाता है कि जो हमारी लैरिंग्स होती है वहां भी पहुंच जाता है। ठीक है। और हमारे लैरिंग्स से होता हुआ ये कहां पहुंच जाएगा? हमारे ट्रैकिया में या श्वास नली में। अब देखिए यहां पे इसको देखिए, ये जब सिंगल एक आपका नलिकाकार संरचना है, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रैकिया या श्वास नली। और जब यही अंदर आके दो भागों में बट जाए तो उसको हम बोलते हैं ब्रोंकियाई यानी श्वसनिका। ठीक। और फिर वही जब अंदर आके अन्य और ज्यादा भागों में बटे, यानी देखिए ये देख रहे हैं ना ये सब, जब ऐसे भागों में बढ़ जाए तो उसको हम बोलते हैं ब्रेंकियोल्स यानी श्वसनिकाएं। ठीक। तो समझिए पहले कि जब क्या हो? सिंगल अगर हो तो क्या है? ट्रैकिया। जब दो भागों में बटे तो ब्रोंकियाई, और जब ये अनेक भागों में बट जाए तब क्या है? ब्रेंकियोल्स है। यानी ऑक्सीजन जो होगा वो इसके माध्यम से ऐसे आके और इधर क्या होगा? बढ़ जाएगा। फिर यहां से क्या होगा? इसमें जाएगा। और देखिए ये जो देख रहे हैं ना इसके ऊपर ये सब बने हैं जो, ये कोष्ठ है,
इस कोष्ठ को हम बोलते हैं क्या, एल्वोलाई या वायु कोष्ठ, जहां पे ऑक्सीजन जो होता है वो जाके क्या हो जाता है, भर जाता है। और जब यहाँ पे ऑक्सीजन भरता है तो उसी स्थिति में क्या होता है कि हमारे फेफड़े का आकार जो होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, और अब देखिए वो जब बढ़ेगा, ठीक है, तो वहां पे काम कौन करेगा, डायाफ्राम। ठीक है ना, जब हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने, दोनों स्थिति में कौन काम करेगा, डायाफ्राम काम करता है। क्योंकि फेफड़े के पास वो क्षमता नहीं है कि वो ऊपर नीचे अपने आप हो सके, वो डायाफ्राम पुश करता है तो ऊपर जाता है, जब वो नीचे आता है तो हमारा फेफड़ा भी नीचे आ जाता है। तो समझिए यहाँ पे कि ऑक्सीजन जो होता है वो नाक के द्वारा होता हुआ कहां पहुंच जाता है, हमारे वायुकोष्ठ तक। और यहां तक के पहुंचने की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, ये सांस लेना कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है, ये सांस लेना। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कि दो चीजें आप समझिएगा यहाँ पे कि जैसे एक तो वायुकोष्ठ में जब आके वो भर गया पूरा, तो हमारा आयतन जो होता है वो बढ़ गया। ठीक, अब वहां पे जब कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर निकल जाता है तो उसको हम बोलते हैं निःश्वसन। जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कब निकलेगा, जब डायाफ्राम उसको पुश करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, बाहर निकल जाता है ट्रैकिया के माध्यम से, और फिर वहां पे हमारा फेफड़ा जो होता है क्या करे, कोलैप्स कर जाता है, सिकुड़ जाता है। ठीक, ये प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहती है, किसके माध्यम से, डायाफ्राम के माध्यम से। अब देखिए यहाँ पे एक है कोशिकीय श्वसन। ये कोशिकीय श्वसन क्या है, देखिए इस वायु कोष्ठ के बाहर, इस वायु कोष्ठ के बाहर जो होता है ना, वो हीमोग्लोबिन खड़ा होता है, पहले से बिल्कुल तैनात। हीमोग्लोबिन जो होता है वो खड़ा होता है, वो इंतजार कर रहा होता है कि ऑक्सीजन जैसे ही आएगा बस तुरंत ऑक्सीजन को क्या करेगा, वो पकड़ लेगा, और ऑक्सीजन को पकड़ के और फिर क्या करेगा, कहां लेकर जाएगा, रुधिर में, ब्लड में। अब आप हीमोग्लोबिन के बारे में आपको बताया जाएगा कि हीमोग्लोबिन क्या है। हीमोग्लोबिन एक लौह युक्त पदार्थ होता है, आयरन से युक्त होता है, जिसके कारण रुधिर का रंग क्या होता है, लाल होता है। इसका काम क्या है, ऑक्सीजन को लेकर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आना। तो अब देखिए जब वायुकोष्ठ में ऑक्सीजन भर जाता है और जैसे हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को लेकर जाएगा, तो ये पहले से ही सूचना दे दी जाती है कि जहां पे ऑक्सीजन पहुंचाओगे वहां का कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आओगे। ऐसा नहीं कि ले जाके छोड़ दिया बस, उधर खाली हाथ नहीं आना है। क्या करना है, यहां से आपने ऑक्सीजन को लिया, अब यहां से ले जाके यहाँ पे छोड़ दिए, तो यहां से क्या करिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से लेकर आइएगा भी। ठीक है ना। तो जब ये ऑक्सीजन को वहां छोड़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को ले आके फिर कहां पहुंचा देगा, वायुकोष्ठ में, और वायुकोष्ठ से कहां पहुंच जाएगा, ब्रोंकियोल्स में, फिर उसके बाद से ब्रोंकिया में, फिर ट्रैकिया में, फिर नाक के पास आके उसके बाद से कहां निकाल दिया जाएगा, शरीर से बाहर। ये प्रक्रिया चलती है। अब यहां पे एक चीज देखिए कि जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर जा रहा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आ रहा होता है, यानी सिर्फ यही तो काम नहीं है, ये ऑक्सीजन को ले जाना, कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाना। एक सबसे बड़ी समस्या हीमोग्लोबिन के साथ ये है कि हीमोग्लोबिन को ज्यादा प्यार किससे है, ऑक्सीजन से भी नहीं और कार्बन डाइऑक्साइड से भी नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड से है, यानी CO। मतलब अगर ये ऑक्सीजन को लेके जा रहा है और अगर रास्ते में मान लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गया तो क्या करेगा पता है, ये ऑक्सीजन को लात मार देगा, रट, वो ऑक्सीजन को छोड़ के फिर कार्बन मोनोऑक्साइड को लेकर दूसरी दुनिया में खो जाएगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आ रहा है, रास्ते में कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गया, तब भी वही काम करेगा। यानी इसीलिए आपको बताऊं कि पैक कमरा हो तो बिल्कुल जहां पे एयर के निकलने के प्रोसेस ना हो, तो वहां पे क्या होना चाहिए, बिल्कुल बंद करके नहीं सोना चाहिए, धुएं में ज्यादा नहीं होना चाहिए। धुआं अगर कहीं पे हो रहा है तो निकलने के उसके एयर प्रोसेस की जगह होनी चाहिए। आप कभी देखिएगा ठंडी के समय में आप जब बैठते हैं ना आग के पास में, धुआं जब ज्यादा होता है ना तो कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाती है, फिर आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या करता है, फिर ऑक्सीजन को छोड़ देता है, वो पर छोड़ो और कार्बन मोनोऑक्साइड को लेकर चल देगा। तो इसकी वजह से हमारे शरीर में क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, तो देखिए हीमोग्लोबिन क्या करेगा कि जब वायुकोष्ठ में ऑक्सीजन आ जाएगा तो वहां से फिर ऑक्सीजन को ले जाके किसके पास पहुंचा देगा, रुधिर में। कहां पहुंचाएगा,
रुधिर यानी ब्लड में, और ब्लड के माध्यम से फिर वो कहां पहुंच जाएगा, पूरी कोशिकाओं में, और जब कोशिकाओं में पहुंच जाएगा तो फिर एटीपी के रूप में हमको क्या प्राप्त होगा, ऊर्जा। क्योंकि जब आपको कोशिका पढ़ाया गया होगा तो वहां बताया गया होगा कि कोशिका के अंदर जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एटीपी के रूप में ऊर्जा को क्या करता है, रिलीज करता है। तो वैसे ही करता है, ऑक्सीजन उसके पास पहुंचे, एटीपी के रूप में आपको ऊर्जा मिला, फिर आप काम करना शुरू कर देते हैं। यानी ये प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहती है। तो समझ में आया ना कि सांस लेना यानी ऑक्सीजन का पूरा वायुकोष तक पहुंच जाना, ये सांस लेना है, और वायुकोष से हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन को रुधिर तक ले जाना, और रुधिर से पूरी कोशिकाओं तक ले जाना, और फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आना। ये क्या है, कोशिकीय श्वसन है। ये इंटरनल प्रोसेस है। यहां पे हमको ऊर्जा मिलता है, यहां पे हमको ऊर्जा नहीं मिलता। ठीक, दूसरी चीज आप एक समझ लीजिए कि कभी कभी एक सिचुएशन हमारे साथ वो भी आता है। आपको मैं पढ़ाया था कि जो श्वास नली होती है उसी के नीचे बगल में जो होता है आहार नली भी होता है। और वो आहार नली क्या है कि जब वहां पे जो आप देखिए एक एपिग्लॉटिक्स होता है ना, तो एपिग्लॉटिक्स क्या करता है कि जब ऑक्सीजन आ रहा होता है तो क्या करेगा, आहार नाल को बंद कर देगा और इसको खोल देगा। कभी कभी एक स्थिति ऐसी आती है कि जब आप बोल रहे होते हैं ना खाना वाना खाते समय, तो क्या होता है कि वो डाइवर्ट हो जाता है, उसको सूचना नहीं दी जाती किधर घूमना है, और पता चला कि वो किधर घूम गया, हाँ, आपके श्वास नाल की तरफ जो है वो न आके किधर चला, आहार नाल की तरफ। तो भोजन के कुछ कण श्वास नाल में जब आ जाते हैं ना, तो फेफड़े में उपस्थित जितने भी कोशिकाएं होंगी वो ऊपर देखती हैं, बोलती देखो वो आ रहा है। तो उसी पर से क्या करते हैं लोग, उसको पुश करते हैं, यानी ऊपर की ओर धकेलते हैं। तो जब धकेलते हैं तो वही फिर हमको क्या होता है, हिचकी आती है। ठीक है ना, तो बोला था कि हिचकी आना मतलब कोई याद कर रहा है, वो अपनी अपनी सोच है। लेकिन यहाँ पे भी एक चीज ये भी होता है कि जब भोजन के कण या कुछ चीजें जब उसमें आ जाती है ना हमारे श्वास नाल में, तो वो फेफड़े के द्वारा क्या कर दिया जाती है, उसको पुश की जाती है, बाहर निकाला जाता है। तो उसकी वजह से रिफ्लेक्स एक्शन होता है और फिर वो हमें हिचकियां आती हैं। ठीक, और इन सब प्रोसेस में पुश करने का, वो करने का काम कौन करता है, डायाफ्राम करता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप समझ लीजिए इसमें कि जब कोई महिला जैसे जब प्रेग्नेंट होती है तो वहां पे वो डायाफ्राम काम नहीं करता। वो डायाफ्राम, चूंकि प्रेग्नेंट होने के बाद डायाफ्राम नीचे चला जाता है तो प्रेशर नहीं बनाता। तो उस समय जो है कि डायाफ्राम का काम कौन करता है, जो हमारी पसलियां होती हैं ना वो करती हैं। उस पसलियों के द्वारा इस फेफड़े को क्या किया जाता है, पुश किया जाता है। ठीक, और फिर जाके क्या होता है वो कि हम सांस लेने की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। कभी देखिए कभी कभी होता है कि व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ, चोट कहीं नहीं लगा, लेकिन फिर भी व्यक्ति की मृत्यु हो गई। क्यों? क्योंकि ये डायाफ्राम जो है ना वो नीचे गया, उस पर चोट लगा और नीचे का नीचे ही रह गया, यानी फेफड़े को ऊपर पुश नहीं कर पाता, वो ऊपर नहीं धकेल पाता, जिसकी वजह से व्यक्ति सांस नहीं ले पाता और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक, अब एक चीज ये समझ लीजिए कि जो सांस लेने की प्रक्रिया है वो 1 मिनट में कितनी बार होती है। ठीक, देखिए एक लगभग आपको बहुत सारे बुक में अलग अलग आपको मिलेगा। ठीक है, कहीं कहीं आपको दिया है 12 से 14 बार, कहीं होगा 14 से 16 बार, कहीं दिया है 16 से 18 बार। ये अवस्था के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना होना चाहिए। लेकिन एक मैं बताऊंगा कि नॉर्मली एक बार श्वसन की प्रक्रिया को कंप्लीट करने में, यानी ऑक्सीजन को लेने में, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने में लगभग जो है वो 5 सेकंड का टाइम लगता है। यानी इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो लगभग 1 मिनट में हम कितनी बार सांस लेते हैं, 12 बार। ठीक, ये 12 से 14 बार का लगभग होता है हमारा। अब वो डिपेंड करता है कि हमारी एज कैसी है, ठीक है, हमारा हेल्थ कैसा है, वो उस पर निर्भर करता है। ठीक, आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखें, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जितना ज्यादा हो सके इसको आप देखें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछें, हम उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे।